बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 में पहला लेक्चर। टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मेथड, या इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। चूँकि यहाँ पर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में हमारा ताल्लुक़ लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ होता है। बायोलॉजी में हमारा ताल्लुक़ लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ होता है, यानी यहाँ पर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब यानी द स्टडी ऑफ लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म। बायोलॉजी में हमारा ताल्लुक़ होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ, यानी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ये लिविंग ऑर्गेनिज़म, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हो सकते हैं। जब इन लिविंग ऑर्गेनिज़म में कोई डिसऑर्डर आ जाए, डिसऑर्डर का मतलब यानी कोई डिजीज़ आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लिविंग ऑर्गेनिज़म में जब कोई बीमारी आ जाए, कोई डिसऑर्डर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए साइंटिस्ट कुछ स्टेप्स एडॉप्ट करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ स्टेप्स इख्तियार करते हैं, और कुछ मेथड्स इख्तियार करते हैं, और उस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, या इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। और इस बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड में फिर हमारे पास ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है, और इसमें हमारे पास 6 स्टेप इन्वॉल्व है। 6 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, यानी इसमें मौजूद है, यानी 6 स्टेप में ये साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड कंप्लीट होता है। फिर सुन ले ज़रा लिविंग ऑर्गेनिज़म में, ये बायोलॉजी में हमारा ताल्लुक़ होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज़म में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब कोई डिफेक्ट आ जाए, डिजीज़ आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसकी सलूशन के लिए साइंटिस्ट एक मेथड इख्तियार करते हैं, एक मेथड अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास 6 स्टेप्स है। 6 स्टेप्स, इसमें से पहला स्टेप इसमें है स्टेप नंबर 1, इसमें है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें साइंटिस्ट क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को वो क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में यानी एक क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करते हैं। दे रिकॉग्नाइज अ क्वेश्चन, द साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज अ क्वेश्चन। इसमें साइंटिस्ट कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, उस प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुक में भी नेक्स्ट लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हम ब्रीफली ये डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अभी ये एक क्वेश्चन है, और ये साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप, और इस स्टेप में साइंटिस्ट क्वेश्चन करते हैं। साइंटिस्ट प्रॉब्लम से क्वेश्चन बना लेते हैं, ये पहला स्टेप होता है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास साइंटिफिक मेथड का दूसरा अहम स्टेप, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा स्टेप होता है। और ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट का काम क्या है, इस बायोलॉजिस्ट का काम क्या है। ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। साइंटिस्ट
ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो प्रीवियस रिसर्च भी स्टडी कर लेते हैं, प्रीवियस रिसर्च भी वो स्टडी कर लेते हैं। अभी इधर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि उसके सामने जो क्वेश्चन आ जाता है या जो क्वेश्चन वो तैयार कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो स्टडी करते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन वो करते हैं विद 5 सेंसेस, और यानी 5 सेंसेस बुक में भी उन्होंने इस सेंसेस का जिक्र किया है। यानी विजन, विजन के साथ हियरिंग, हियरिंग के साथ विजन भी है, इसमें हियरिंग भी आता है, इसमें स्मेल, टेस्ट एंड टच, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये सारे 5 सेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन में। और साथ में प्रीवियस रिसर्च भी देखा जाता है। प्रीवियस रिसर्च का मतलब यानी यहाँ पर इसके लिए मैं लिटरेचर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिटरेचर भी वो पढ़ते हैं, यानी इससे पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर, इससे पहले साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 100 साल पहले किया किसी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है या नहीं। अगर काम किया है तो उसने इसके बारे में क्या डिस्कशन की है, कौन से उसने पॉइंट्स दिए हैं, वही रिसर्च या वही लिटरेचर वो स्टडी कर लेते हैं। ये स्टेप नंबर 2 था। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3, और इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लिए मैं एक वर्ड, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन एक ही वर्ड में मैं करूँगा, और मैं ये लिखूँगा कि ऑब्जर्वेशन ये एक जनरल गेस होता है, ये एक जनरल गेस होता है साइंटिस्ट की तरफ से। साइंटिस्ट कलेक्टिवली एक जनरल गेस देता है, अपना राय देता है, और यही गेस इट मे बी ट्रू और इट मे बी रॉन्ग, ये ट्रू भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। ज़रूरी बात नहीं कि ये ट्रू होगा, और ये भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये रॉन्ग। तो ये मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन जो तीसरे स्टेप में साइंटिस्ट अपना गेस दे, अपना राय दे, तो अपनी आर्गूमेंट्स दे, तो ये ठीक भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं। ये साइंटिफिक मेथड का तीसरा स्टेप। अभी लास्ट ईयर यानी 2019 में बोर्ड पेपर्स में एक अनबिलीवेबल क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन उन्होंने ये दिया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? तो हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, बुक में भी उन्होंने इनका जिक्र किया है। और हाइपोथेसिस के बारे में उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कि इट मस्ट बेस ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी इससे पहले दूसरे स्टेप में जो वो ऑब्जर्वेशन देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वही ऑब्जर्वेशन पर वो बेस करेगा। यानी वो जब ये हाइपोथेसिस पेश करते हैं तो ये हाइपोथेसिस वो उन्हीं ऑब्जर्वेशन से पेश करेंगे वो साइंटिस्ट। फिर इसके बाद उन्होंने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक उनका लिखा है कि इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। It is a proposed statement to answer the problem. Proposed statement to answer the problem. मतलब ये कि जब ये जो स्टेटमेंट ये दे, हाइपोथेसिस मुख्तलिफ स्टेटमेंट वो दे सकते हैं एक जुमले के फॉर्म में। यही स्टेटमेंट यानी जब वो इस मसले का हल ढूंढेंगे तो मतलब ये कि उसका हल इस ही जुमले में होना चाहिए। वो जब रिज़ल्ट दे, कंक्लूजन दे, तो वो इसी हाइपोथेसिस से इसका ताल्लुक हो। फिर इट मस्ट बी टेस्टेबल, इट मस्ट बी टेस्टेबल, ये हाइपोथेसिस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। मस्ट बी टेस्टेबल का मतलब क्या है कि एक ऐसा हाइपोथेसिस वो देंगे जिस पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर सके। इस तरह हाइपोथेसिस का कोई फ़ायदा नहीं, और ये ना हाइपोथेसिस हो सकता है कि वो एक स्टेटमेंट दे और उस स्टेटमेंट पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट ना कर सके। तो हाइपोथेसिस की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट मस्ट बी टेस्टेबल, ऐसा हाइपोथेसिस पेश करना चाहिए जिस पर फिर साइंटिस्ट यानी एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर इसके बाद देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन या आफ्टर एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि वो डिस्प्रूव भी हो सके,
डिसप्रूव का मतलब यानी फर्दर अगर उस पर साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करे तो ऐसा हाइपोथेसिस हो जो फिर डिसप्रूव भी हो सके। ये भी एक अच्छी हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है और ये इसका आखिरी कैरेक्टरिस्टिक देयर मस्ट बी इट मस्ट यानी देयर मस्ट बी अवे टू disprove the hypothesis to disprove the hypothesis। तो ये हाइपोथेसिस क्या है, यानी ये एक जनरल गेस होता है साइंटिस्ट की तरफ से। ये ट्रू भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है। फिर ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये कि ये साइंटिस्ट जो हाइपोथेसिस देते हैं ये इट मस्ट बेस ऑन ऑब्जर्वेशन, यही ऑब्जर्वेशन पर ये बेस करेगा, यानी SCC होगा। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये कि इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी इसी स्टेटमेंट से हम आंसर ढूंढ सकेंगे। फिर तीसरा करेक्टरिस्टिक इट मस्ट बी टेस्टेबल, ऐसा हाइपोथेसिस देना चाहिए जिस पर साइंटिस्ट फिर टेस्ट कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। और हाइपोथेसिस की आखिरी प्रॉपर्टी ये भी है कि ऐसा हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने पेश करना होगा जो फिर बाद में डिस्प्रूव भी हो सके, एक पॉसिबिलिटी हो डिस्प्रूविंग के लिए भी। ये हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक। स्टेप नंबर 4 डिडक्शन। साइंटिफिक मेथड में ये चौथा स्टेप है और इसका अगर आप देखेंगे बुक में तो उन्होंने लिखा है कि डिडक्शन इज़ द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज़ द लॉजिकल consequences of a hypothesis लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस पेश की, एक जनरल गेस पेश किया, फिर वो जनरल गेस वही हाइपोथेसिस हम लेते हैं, वही एक जुमला। ये एग्जांपल्स ये लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम बहुत ही डिटेल के साथ करेंगे। इधर मैं सिर्फ और सिर्फ ये साइंटिफिक मेथड इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिडक्शन में फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हाइपोथेसिस, इससे पहले स्टेप में जब वो हाइपोथेसिस पेश कर लेते हैं तो यही डिडक्शन फिर उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या, यानी यही हाइपोथेसिस इसको वो ट्रू लेते हैं, अभी वो इसको इज ट्रू लेते हैं और इसको नैरो करने के लिए, इसको नैरो अपनी हाइपोथेसिस को नैरो बनाने के लिए, नैरो करने के लिए फर्दर यानी वो स्टेटमेंट देते हैं और यही स्टेटमेंट बेस करते हैं ऑन द हाइपोथेसिस और इन ही स्टेटमेंट में वो इफ़ और देन की बात करते हैं, वो इफ़ और देन की बात करते हैं। ये इंशाल्लाह जब लेक्चर नंबर 2 और 3 में आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उधर आपको ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर भी ज़रा देख ले, डिडक्शन में ये हम कहते हैं कि डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। और इस डिडक्शन में हम यानी अपना आंसर नैरो बनाने के लिए स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट हम इफ़ और देन में देते हैं, यानी जिसको हम उर्दू में जिस तरह कहते हैं कि अगर और मगर, इसमें हम इफ़ एंड देन की बात करते हैं। फिर डिडक्शन के 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं यानी रीजनिंग हम यहाँ पर करते हैं डिडक्शन में, और रीजनिंग की भी 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग। पेपर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिडक्टिव रीजनिंग और एक है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट। डिडक्टिव में हम जनरल से आते हैं स्पेसिफिक की तरफ, जनरल से आते हैं स्पेसिफिक की तरफ, और इंडक्टिव में हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, हम जाते हैं एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। सिंपल इसके बाद डिडक्शन के बाद यानी डिडक्शन में हम रीजनिंग करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आएंगे। इसके एग्जांपल्स हम लेक्चर 2 और 3 में देंगे फिर बहुत ही डिटेल के साथ। अभी यहाँ पर ये
स्टेप नंबर 5 एक्सपेरिमेंट है। और याद रखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ ये एक्सपेरिमेंट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का सबसे अहम स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंट है। वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अभी कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या फ़र्क होता है? कंट्रोल ग्रुप वो होता है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप ये वो ग्रुप होता है जिसके साथ हम ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंपेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है, एक प्लांट, और इसी प्लांट को हम जिस तरह नॉर्मली प्लांट को हम पानी देते हैं, इसको हम वाटर करते हैं, इसको हम पानी देते हैं। दूसरी साइड पर मैंने प्लांट्स लगाए घर में और उसको मैं पानी नहीं दे रहा। अभी इसको नो वाटर, इसको मैं पानी नहीं देता, इस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसको मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इस ग्रुप को जिसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ यानी वो नॉर्मल चीज़ जिसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूँ उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो ये स्टेप नंबर 5 एक्सपेरिमेंट, यानी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज़ पर और इससे जो वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं उसको फिर स्टेप नंबर 6 में यानी लास्ट स्टेप में उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। तो ये 5वां स्टेप था एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 6 या लास्ट स्टेप, इसको हम कहते हैं कंक्लूजन या रिजल्ट भी इसको कहते हैं कंक्लूजन। इसमें हम क्या कर लेते हैं? कंक्लूजन जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट से जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, जो भी रिजल्ट हमें मिलता है फिगर के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमें रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को हम क्या कर लेते हैं? कंक्लूजन में उसको हम एनालाइज कर लेते हैं और एनालाइज के बाद उसको हम प्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? उसको हम प्रेजेंट करते हैं। यानी जो भी रिजल्ट, जो भी वैल्यू या जो भी स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट में हमें मिले, ये आखिरी स्टेप में कंक्लूजन में उस ही रिजल्ट, उन ही फिगर्स, उन ही स्टेटमेंट को हम एनालाइज कर लेते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये है साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड का आखिरी स्टेप, और हमें जो रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाता है। तो ये साइंटिफिक मेथड और ये इसके 6 स्टेप्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है, यानी कंफ्यूजिंग है, ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा मसला होता है फर्स्ट टाइम पर इसको लर्निंग में। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसके 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल से यही साइंटिफिक मेथड आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह देख ले और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इसके एग्जाम्पल हम करेंगे।